हमारे लिए अनमोल है। उनके हर वचन से, उनके हर शब्द से हमें संदेश मिलता है। और मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश के समस्त शिक्षा विद्वानों का यहाँ पर हड़ताल चल रही है। ये हड़ताल है सरकार को जगाने के लिए और सरकार को याद दिलाने के लिए उनका वो वचन पत्र जिसमें लिखा गया था कि अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। हमारे साथ इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। आपका नाम? सर, मैं डॉक्टर मंसूर अली, प्रवक्ता हूँ अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष समिति का। हम लोग जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्य कर रहे लगभग 5,500 अतिथि विद्वान आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब की एक सुर में मांग है मध्य प्रदेश शासन से कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पूर्व जो हमसे नियमितीकरण का वचन दिया था वह अविलंब पूरा करे। सरकार के गठन हुए 10 माह का समय बीत चुका है। इस 10 माह के समय बीत जाने के बाद भी सरकार हमारी नियमितीकरण की दिशा में अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। हम लगातार सरकार से, मुख्यमंत्री से और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से मांग कर रहे हैं, किंतु अन्याय की पराकाष्ठा यह है कि जिन रिक्त पदों पर हम लोग काम कर रहे हैं उन रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा करके आए हुए प्रदेश के बाहर के लोग हैं, हमारे स्थान पर उन लोगों को रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर यह अन्याय प्रदेश के उच्च शिक्षित बेटे और बेटियों के साथ यह सरकार करेगी तो अतिथि विद्वान समुदाय चुप रहने वाला नहीं है। जब तक हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, सरकार हमको कोई लिखित में कार्रवाई नहीं करती है, हम भोपाल की सरजमीन से, नीलम पार्क से हम नहीं हटने वाले हैं। प्रणाम करता हूँ और ये हमारा अपना कार्यक्रम है। वास्तविकता में खुद और शांति का परिचय दें, अनुशासन का परिचय दें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हड़ताल का कौन सा नंबर है आप लोगों का? कम से कम सर ये 500 से ज़्यादा, 1000 के बीच आप कह सकते हो कि लगभग इस तरह की लगातार हम लोगों के धरना प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ बार बार छलावा किया है, लगातार छलावा किया है। महिलाएं, बहनें दूर दूर से लगातार आती हैं, उनको बार बार उनको विश्वास में रखकर आश्वासन दिया जाता है, वो वापस लौट जाती हैं और हर 15 दिन का आश्वासन दिया जाता है। 15 दिन के बाद कुछ भी नहीं निकलता और नए नए रूल रेगुलेशन बनाकर दूसरे बाहरी राज्य के, दूसरे बाहरी देश से लोगों को मंगाकर शिक्षा का मतलब स्तर बढ़ाना चाहते हैं। हमें 20 साल से उन बच्चों को पढ़वा रहे थे जो कई ऊंचे पदों पर आसीन हो गए हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट हम लोगों को यहाँ से हटाकर ये जताना चाहती है कि वो हम लोगों के द्वारा दी गई डिग्रियाँ वो सारी बेकार हो गई हैं। अतः मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी सरकार हम लोगों की मांगें पूरी करे अपने वचन के हिसाब से, नहीं तो यदि उसमें क्षमता है, वो कुछ करना चाहती है तो हम लोगों बेकार जैसे अगर मानती है तो हम लोगों के द्वारा दी गई डिग्रियों को भी अमान्य कर दिया जाए, जिनको हम लोगों ने 20 सालों से लगातार पढ़ाया है। धन्यवाद सर। मैडम, ये जानना चाह रहे थे आपसे, यहाँ पर जो शिक्षक हम देख पा रहे हैं, जितने शिक्षक आए हुए हैं यहाँ पे, लगभग कितने अनुभवी शिक्षक हैं, कितने साल के अनुभवी शिक्षक हैं यहाँ पे? सभी लगभग 20 साल, 14 साल, 20 साल, 15 साल, इससे कम के नहीं हैं। सभी इतने ही साल से पढ़ा रहे हैं। सब 40, 42, 50, 58, 60 भी पूरे होने वाले हैं। मतलब ये माना जाए कि यहाँ पे जो शिक्षक आए हुए हैं ये लगभग 15 साल, 20 साल, 25 साल अपनी सेवा दे चुके हैं। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कई वर्षों से आप लोग इसी तरह से अपना प्रोटेस्ट अलग अलग सरकारों के समय कर रहे होंगे। हम तो
98 से हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट में है सर, 98 से हमने ज्वाइन किया। बहुत कम मतलब मानदेय में हम लोगों ने इनकी शर्तों को पालन किया, हर तरह से काम लिया, डिपार्टमेंटल भी काम लिया, एडमिशन का भी काम लिया, यहाँ तक कि चुनाव का भी काम लिया। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत जल्दी ही हम लोगों को अपनी व्यवस्था से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने हम चाहते हैं कि हमारी पूरी लाइफ बर्बाद करने के बाद ये निर्णय कैसा और क्यों। तो ये किसी एक सरकार के समय का षड्यंत्र नहीं है, ये काफ़ी समय से चल रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई और कई के वचन पत्र, जैसा कि एक वचन पत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह के कई वचन पत्र सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप ये बताइए, अभी जो प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश भर से शिक्षक, अतिथि विद्वान यहाँ आए हैं, उसकी प्रमुख मांगें क्या क्या हैं? हम लोगों की एकमात्र मांग है कि अब हम लोगों को नियमित किया जाए। हम लोग बहुत दिन से ढाक में काम कर रहे हैं, मुझे खुद 19 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। अब इन परिस्थितियों में ना तो मैं पीएससी दे सकता हूँ और ना ही दूसरा कोई काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का प्रमुख समय उच्च शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना दिया हुआ है। और आज की जो स्थिति है, आज सरकार पीएससी के माध्यम से उन लोगों को रखना चाह रही है जो पीएससी कंप्लीट करके नए नए युवा लड़के आए हैं और हम लोगों को हटाना चाहती है। हमारी बिल्कुल साधारण सी मांग है कि पहले हम लोगों को नियमित कर दिया जाए। जो इतने दिन से, आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई नौकर यदि 15-20 साल से काम कर रहा है और उसको छोड़ के कोई नई टेक्नोलॉजी वाला, नई जानकारी वाला नौकर आ जाता है, तो क्या उसके 20 साल के काम को आप भुला देंगे और उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे? इतने कम वेतन में हम लोगों ने पढ़ाया और उसके बाद हम लोग अब मांग कर रहे हैं, और हमारे लोगों की ये मांग इतनी जायज़ है, इसका आप उदाहरण आज देख सकते हैं कि इतने शिक्षक पूरे 52 जिलों में पूरे प्रदेश से पहुंचे हुए हैं। और एकमात्र मांग है कि 20 साल काम करने के बाद मैं कितने दिन नियमित सेवा करूंगा? मुश्किल से 10 या 12 साल, 15 साल। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 2 साल, 4 साल, 6 साल ही नियमित सेवा कर पाएँ। कम से कम इतने 20 साल, 25 साल पढ़ाने के बाद ये तो इनाम दिया जा सकता है कि साहब आपने 20 साल हमारे कॉलेज में पढ़ाया, तो 2 साल, 4 साल आप वेतन इनाम के रूप में दे रहे हैं, आप नियमित होइए। लेकिन सरकार हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमें आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, हम 6 आदमी, कोई कमेटी या जो भी हो, वो जाके 6000 का भविष्य। हमारे साथ संगठन के जुड़े हुए अन्य शिक्षक हैं। सर आपसे ये जानना चाह रहे थे कि ये खाली कुर्सियाँ क्यों हैं? सर खाली कुर्सियों कई वजह है सर, कि हम इन कुर्सियों से उतर के आज ज़मीन पर आ गए हैं सर, और इन कुर्सियों पे हमें बिठाया सरकारों ने ही है। पूर्व में बहुत पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय पे हमारी इस व्यवस्था को, अतिथि विद्वान व्यवस्था को लाई गई थी उच्च शिक्षा विभाग में, लेकिन ये निरंतर चलती रही। हम लोग को 75 रुपये पीरियड लगभग मिलते थे, 10 साल उनके गुजर गए। फिर इसके बाद हमारा 825 रुपये पर डे मानदेय शिवराज सिंह सरकार ने कर दिया था। और ऐसे ही इन्होंने भी हम लोग को कई प्रलोभन दिए कि हम आपके लिए नीति बनाएंगे, हम आपके लिए नियमितीकरण करेंगे, लेकिन 15 साल इनके भी गुजर गए। लेकिन जब हम लोग के सिर से पानी ऊंचा हो गया कि भाई अब तो ना 15 साल बहुत होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं हमारे लिए। फिर हम उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अब परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होके ही हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। और इस ताकत को, मतलब हम लोगों ने हजारों बार ये प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस पार्टी में आज जो उच्च शिक्षा मंत्री माननीय जीतू पटवारी महोदय जी जो हैं, उन्होंने हमें आकर के कहा था कि ये जो मध्य प्रदेश में जो पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी हुई है, तो इसमें ये मध्य प्रदेश का व्यापम 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा बाहरी राज्यों के लोग आ गए हैं और इसमें रिजर्वेशन का विधिवत पालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन्होंने खुद कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कमलनाथ जी हैं, इन्होंने खुद कहा था उमरिया ज़िले से कि भाई ये तो बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, और हमारी यदि सरकार आती है तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की, इनको लाए, और तभी की भीड़ इन्होंने देख करके हमें वचन पत्र क्रमांक, कांग्रेस के वचन पत्र क्रमांक 17.22 में हमें रखा कि हमारी सरकार यदि आती है तो हम आपको तत्काल नियमित करेंगे, 3 महीने के अंदर नियमित करेंगे।
लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद हमें नियमित करने की बजाय इन्होंने हमें पता है क्या कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो फर्जी पीएससी से चयनित होकर के आए हैं, पता नहीं कितने उसमें घोटाले, 26 संशोधन अभी तक वर्तमान में हो गए। आज तक के इतिहास में कोई ऐसी पीएससी नहीं हुई है जिसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों कई उनके भाई भतीजे बाद इंटरव्यू क्यों आज तक गजेटेड पोस्ट के लिए कभी इंटरव्यू नहीं हटाया गया, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने इंटरव्यू हटाया। हम मांग करते हैं शासन से कि पीएससी की निष्पक्ष जांच करा लें। हमें नियुक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, हम आप तो कल नियुक्ति कर दो, वो भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन आप सीबीआई एक जांच कीजिए और जांच करने के बाद आप उनकी नियुक्ति कर दीजिए। और जो हमारे साथ आपने कांग्रेस के वचन पत्र में वादा किया है कि हम आपको नियमित करेंगे, हमारे लिए कोई पॉलिसी बना करके नियमित कर दे। हम नेट हैं, सेट हैं, पीएचडी उच्च शिक्षा, आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि 8 महीने से वेतन नहीं मिला। अब आप सोचिए हम अपने बीवी बच्चों का कैसे भरण पोषण कर रहे हो। हालत देख सकते हैं, इंदौर से चल के आ रहा हूँ, गला बैठ गया है, पाँव में छाले पड़ गए हैं, ये स्थिति है साहब। इसलिए हम लोगों ने जो कुर्सियाँ हैं खाली रखी हैं, हम ज़मीन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक मुख्यमंत्री साहब यहाँ आके हमारे नियमितीकरण की घोषणा करते हैं, हमें लिखित में देंगे। माननीय जीतू पटवारी महोदय भी आते हैं और यदि हमें ठोस कोई डिसीजन देते हैं तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। और हमें चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, हम क्या करें। हमने सोचा है यहाँ मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमें समझना होगा इनके दर्द को, जिस दर्द को लेकर ये इंदौर से भोपाल आ रहे हैं, और कई हजारों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं जो अपनी समस्या को आपस में बांट रहे हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये अनशन चलता रहेगा और ये खत्म नहीं होगा। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ। महिला साथियों को बैठने की जगह दो। आप लोग प्लीज रस्सी से पीछे हो जाए। जो लोग पीछे हमारे साथ संगठन से जुड़े हुए अन्य साथी हैं, उनसे हम कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेते हैं। आप ये बताइए कि ये पीली रस्सी यहाँ पर क्यों लगाई जा रही है अभी? क्योंकि अभी मंत्री जी आने वाले हैं, तो अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि अपन मंत्री जी पे वचन पूर्ण करने के लिए निवेदन करने आए हैं। ये जो अपनी वचन स्मरण पद यात्रा है, जो उन्होंने हमें वचन दिया था, इसी ग्राउंड में, इसी यहाँ पे धरना स्थल पे आकर उन्होंने वचन दिया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी और अगर मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना तो मेरा पहला एक ही लक्ष्य होगा कि अतिथि दोनों को नियमितीकरण देना। तो इसलिए हम अपनी मांगों को मंत्री साहब के साथ में अच्छी तरीके से रख सके, शांतिपूर्वक रख सके, इसलिए हमने ये रस्सी लगाई है। क्योंकि लोग आपसे ये जानना चाह रहे थे कि अभी क्या इनका स्वयं फोन आया था, जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका आपके पास फोन आया था? हाँ, अधिकारियों का फोन आया था कि भाई आपसे मंत्री जी मिलना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी अपन मिल चुके हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हमने सभी हमारे साथियों ने बोला कि मंत्री जी को इस बार हमारे धरना स्थल पे ही आना चाहिए, क्योंकि वो चयनित वालों के यहाँ पे जब जा सकते हैं तो हम अतिथि विद्वानों के पास क्यों नहीं आ सकते हैं। जो उन्होंने वचन दिया वो अपना वचन पूरा करें, क्योंकि जो उन्होंने अपने जो वचन पत्र में भी शामिल किया है 17.22 पे उन्होंने उल्लेखित किया है हम आपको नियमित करेंगे, जिसमें कीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, सभी लोग, भावों पे लोग हम शामिल हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे वचन पद यात्रा लेकर है कि आप अपना वचन पूर्ण करें। अच्छा, मान लीजिए अभी अगर आप लोगों को यहाँ से आश्वासन नहीं मिला तो क्या ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? अगर आज आश्वासन नहीं मिला तो मरते दम तक हम यहीं डटे रहेंगे, और चाहे कितने ही दिन लग जाए, महीनों लग जाए, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आखिरी लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, क्योंकि इन्होंने तो हमें हटाने की पूरी कोशिश कर ली है। अंतिम लड़ाई है, और आज अगर उन्होंने कुछ दिया है
तो हम लेके जरूर जाएंगे, लेकिन बिना लिए हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे आप हमें जेल में बंद कीजिए, चाहे हमें डंडे मारिए, चाहे हमें गोली मारिए। तो इनका हम लोग सालों से काम करने वाले अतिथि विद्वान हैं। मैं खुद डॉक्टर नमिता जैन 17 साल मुझे हो गए हैं, और आज इस मोड़ पे आके मुझे मेरे छात्रों से ही मुझे वो पीएससी चाहिए थे, वो मेरे हेड बनेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। हमारी नौकरी जा रही है, हम उन्होंने पढ़ाया है, हम अयोग्य हो गए, वो योग्य हो गए, हमारे स्थान पे वो आके बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज हमें इस कंडीशन में आके खड़ा करके हमारा स्वाभिमान ही खत्म हो गया है, और इस उम्र में हम जाएंगे कहाँ पर? और अगर आज यहाँ से हट गए बिना लिए, तो अब इसके बाद हम क्या कर पाएंगे, आप बताइए। तो जब तक अगर हमें कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, लिखित में हमारे नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं दी जाएगी, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे हमें कितने ही दिन लग जाए। मेरे प्रिय साथी, मैं सभी अतिथि विद्वानों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि ये वो विद्वान हैं जब 25 साल पहले जब ये अपने सेवाएं देते थे, तब इनको मात्र 1800 रुपये मिलते थे। तो आज मैं आप लोगों को नमन करती हूँ कि आप लोगों ने इतने समय से इतने कम मात्रा में पैसे मिलने के बावजूद भी आप लोग पीछे नहीं हटे। और दूसरी बात, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मैं भी देख रही हूँ सोशल मीडिया की इस तरह से, और कुछ लोग इसमें लोग हमारे विधानसभा से हैं, हमारे दमोह जिले से हैं, तो मुझसे मिलते रहते थे, मुझसे बात करते रहते थे। पर मैं एक बात आपको आज विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ। मैं आपके सामने न झूठी राजनीति मैंने कभी की नहीं है, न मुझसे बनती है। मैं वही करती हूँ जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ। और मैं आज आप लोगों को वचन देती हूँ कि आप लोगों की लड़ाई में आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं वर्तमान में जो सरकार है हम उसमें शामिल हैं, तो उसी विश्वास के साथ मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आप लोगों की बात हमारे आदरणीय सीएम कमलनाथ जी दादा के पास रखूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, सिर्फ उन पर, सीएम कमलनाथ जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी दरिया दिली है कि वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते, ना वो कभी किसी को दुखी देख सकते हैं, ना उनकी ऐसी कोई सोच है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत जल्दी, और अगर हमारे दादा सोच लेंगे तो हो सकता है कि दीपावली में आपको उपहार दें इस चीज का।
मैं अपनी तरफ से देखिए, पहले आप लोग जो बोल रहे हैं कि आश्वासन बहुत दिए, मैं आश्वासन आपको क्या बोल रही हूँ कि मैं सीएम का, मैं तो सीएम हूँ नहीं, पर मैं आप लोगों के साथ बोल तो रही हूँ कि आखिरी सांस तक लड़ूंगी। आप लोग अगर नहीं सुनेंगे वो, देखिए मैं अपने विश्वास की बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे मोल तक बोलूंगी। अब करें ना करें वो उनकी मर्जी है, ठीक है, पर वो ऐसे है नहीं कि आप लोगों की सुने ना, पर नहीं सुनेंगे तो क्या हम पीछे थोड़ी हट जाएंगे? हम तो आपके साथ हैं, हम हमारा अनशन पर बैठने को तैयार हैं आपके साथ। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से और मीडिया के माध्यम से एक बात और, आप लोग जो भी अतिथि विद्वान जिस गांव से है, उस गांव के सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि सारे गांव के घरों से निकलकर इन अतिथि विद्वानों की हेल्प के लिए निकले, भोपाल तक आए, उनकी राय वो लड़ाई पर। यही पुलिस वाले महिलाओं को कैसे खचोड़ के मारते, तो मेरी समझ में ये नहीं आता ये कैसा कानून है। एक तरफ कानून बनाते नेता मंत्री मिनिस्टर बोलते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होगा, दूसरी तरफ गलत होता है और देख रहे कि कौन क्या कर रहा है। तो भाई कल क्या हुआ वो नहीं, हम बीजेपी की सरकार में जो हुआ सो हुआ, पर आज वर्तमान में आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोगों के साथ होगा, आप लोग तो मैं अपने ऊपर भी खाऊंगी। आप लोगों के लिए मैं खुद इसलिए आई हूँ कि जैसे आप लोगों को कोई जरूरत है, मैं अपनी तरफ से पंडाल के लिए 5000 देती हूँ, और आप लोग इधर दीपावली तक बैठे रहेंगे कि जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगी आप लोगों को। और स्वयं सीएम साहब से इस मैटर में बात करूंगी, और आज तो ये इधर बैठे हैं और इनके साथ कोई भी अत्याचार होगा तो मंत्रालय के बाहर बैठेंगे और हम आगे, इसीलिए कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और एक बात और, अभी हमारे एक भाई ने बोला है कि एक महिला के बारे में बताया है कि ये बोल रही थी हम आत्मदाह कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम जीत दूसरों को मारने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है, अपन को खुदकुशी नहीं करनी है। खुदकुशी बुज़दिल करते हैं, अपन बोलते नहीं है। अपन चाहे कुछ भी हो जाए, अपन दूसरों को मारने को तैयार हो जाएंगे हक के लिए, पर खुद पे आंच नहीं आने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, 7 महीना वेतन नहीं मिली, 8 महीना नहीं मिली, 1 साल नहीं मिले, पर किसी बहन भाई को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना है कि वो खुदकुशी या आत्मदाह की कल्पना भी करें। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो करना जरूरी है और संघर्ष ही अपन को करना चाहिए, पर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि आपके इस कदम से आपके परिवार पर क्या बीतेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आपका अधिकार आपको मैं भी दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। सभी साथी, अभी हाल ही में यहाँ से घोषणा हुई है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम संगठन के जुड़े हुए अन्य लोगों से चर्चा करते हैं। क्या मांग रखेंगे आप मंत्री जी से? माननीय मंत्री जी से हमारा एकमात्र मांग है कि हम लोगों को 17.22 के अनुसार नियमित किया जाए और उसकी स्पष्ट नीति बनाकर, एक बात। दूसरी बात, किसी भी अतिथि विद्वान ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी को कोई भी नियुक्ति, पदस्थापना या स्थानांतरण से उसको हटाया ना जाए। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। आप देखो तो कोई जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुमार सिंह जी का।
उन चीजों को सुनना होगा। उनमें सारी बात थी, उनमें सारी ताकत थी। ऊपर ही बात करेंगे ताकि सबसे बात हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक आदमी अपनी बात करना चाहता है तो ये अपनी बात होती है और उसके बाद मानने लगते हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि ये ड्रैगन फ्रूट पीएससी नामक जो परीक्षा है। आज रात को लगभग झाबुआ के चुनाव में मैं इंचार्ज था, जो मतलब इस वक्त तो भोपाल का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है भैया। वो सब खड़े रहने तो क्यों परेशान हो रहे प्रोफेसर साहब? बैठो ना, बैठो सब जगह। पर मुझे ये याद था कि हमारे परिवार के लोग इंदौर से यहाँ तक पद यात्रा करके मेरी बहनें आ रही है। मैं रात को लगभग 3 बजे भोपाल आया और एक ही कारण था उसके पीछे कि मेरे परिवार के वो लोग जो पिछले वर्ष लगभग 1 साल से ज्यादा हुआ होगा इसी पार्क में मेरी बहनें मुंडन करवाई, याद है मुझे। सेम बीजेपी गवर्नमेंट के सेम। ये बात अभी पूर्व वक्ताओं ने कही कि उस समय एक भाषण मैंने दिया था और उसमें कहा था कि नई सरकार लाओ और ईश्वर ने ये भावना की मैं ही शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री बनूं, ये आपकी दुआएं होगी। अभी इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी यहाँ पर शिक्षकों को उद्बोधन देकर गए हैं। उनके उद्बोधन का क्या असर पड़ा और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, हम जानते हैं अतिथि विद्वानों से। उद्बोधन या उनका आश्वासन हमको नहीं चाहिए है, हमको अतिथि शब्द हटवाना है, हमको कोई व्यवस्थापन नहीं चाहिए है, हमको विद्वान नहीं चाहिए, हमको नियमितीकरण चाहिए। एक बार नहीं, जब से ये बने हुए तब से वीडियो की कवरेज मोबाइल में बहुत बार आश्वासन दे चुके हैं। हमको केवल लिखित में जो है आदेश चाहिए है, किसी आश्वासन से हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब वचन पत्र में दिया गया है लिखित में 1 मिनट लगेगा लिखित आदेश डालने में, लिख के देना हमको लिखित में चाहिए। पटवारी जी से निवेदन है कि वो सिर्फ 1 लाइन लिख के हमारे हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे डाल दें कि हम सभी आज ही डलवा दें लिखित में कि हम सब आज से ही नियमित हैं। हमें ना तो अतिथि शब्द चाहिए ना विद्वान चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए। हम सहायक प्राध्यापक के सम्मान से सम्मानित हो, ऐसा हम पटवारी जी से निवेदन करते हैं। और हमें पीएससी से जो नियुक्तियां होंगी उससे हमें व्यवस्थापन नहीं चाहिए, हमें हमारा नियमितीकरण चाहिए है। और उसके बाद हम लोग अब सर बोल रहे हैं कि कहीं व्यवस्था में आके कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद नियमितीकरण के हमें बाद हम लोग जहाँ वो भेजेंगे वहाँ जाएंगे। नियमित कर दे 1 मिनट, एक निश्चित वेतनमान में वो हमको स्थायी कर दे। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमको बहुत ज्यादा सैलरी दे, एक निश्चित वेतनमान में वो हमको स्थायी करें। उसके बाद CL, EL जितनी भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं सारी सुविधाएं दे, मैटरनिटी लीव दे, जो भी दे। उसके बाद हमको जहां भी भेजेंगे हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। हमको कोई व्यवस्थापन नहीं चाहिए है। आप मत दीजिए हमको ज्यादा सैलरी, एक निश्चित वेतनमान में हमको स्थायित्व दीजिए, अतिथि विद्वान शब्द हटाइए और हम ठीक है उतना अध्यापक सम्मान चाहिए, हमें हमारा सम्मान, हमें हमारा अधिकार चाहिए है। और हमें
आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पटवारी जी से निवेदन है, जैसे सारी सूचना जो है हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे डलती है, ऐसे ही हमारे लिए एक सूचना हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे आज के आज हमको अपडेट चाहिए कि सारे अतिथि विद्वान आज से नियमित हो रहे हैं, कोई भी व्यवस्था से बाहर नहीं होगा, ना ही व्यवस्थापन होगा, नियमित होकर वो एमपी के किसी भी कॉलेज में जाएंगे। अतिथि विद्वानों का यह कार्यक्रम अब जब जीतू पटवारी यहाँ से जा चुके हैं उसके बाद भी हंगामा यहाँ पर लगातार चल रहा है और हंगामा इसी बात को लेकर कि कब इन्हें नियमित किया जाएगा। आप बताइए, जीतू पटवारी यहाँ पर आए, 3 विधायक आए, क्या कुछ लग रहा है आने वाले समय में नियमितीकरण होगा या नहीं होगा? जी, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जीतू पटवारी जी से मिला है। जो हमारी नियमितकरण की प्रक्रिया है जो उनके वचन पत्र में है 17.22 में कथित विद्वानों को नियमितीकरण किया जाएगा। इस पर बिंदुवार दूसरे राज्यों के भी रेफरेंसेस दिए गए हैं कैसे उनको नियमितीकरण किया गया है। हमारे भी प्रदेश के पूर्व में कैसे अस्थायी जो प्रोफेसर थे उनको कैसे रेगुलर किया गया है। हमको भी उसी नींद से एक कमेटी बन गई है। जब तक नियमितकरण की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, नीति निर्धारण नहीं कर लिया जाता है, तब तक कथित विद्वान अपने सेवा में बने रहेंगे। वो भी उनका ये भी कहना है कि आप अतिथि विद्वान शब्द हटाया जाएगा, जल्द से जल्द हटाया जाए, कोई भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं होगा। हम अभी सुन रहे थे, यहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि आप वादे मत करो, अब जो है काम करके दिखाओ। तो ये क्या वादा पूरा होगा, क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल, हम सब आशंकित हैं कि भाई ये महज एक वादा ही ना रह जाए, लेकिन पूर्णतः विश्वास है। चूँकि कुछ रिटर्न में बातें हुई हैं, कुछ फाइलें भी हम लोगों को दिखाए हैं जो हम लोगों ने देखा है, तो ये जो उन्होंने एक चीज़ का विश्वास दिलाया जो हम लोगों के अंदर मन में एक डर था कि जैसे ही चॉइस फिलिंग हुई है और जैसे ही क्लिक करेंगे ये तो 2800 लोग अंदर आएंगे और 2800 विद्वान बाहर हो जाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया और लिखित में विश्वास, नोटशीट में विश्वास दिलाया जो कैबिनेट में जाएगा और उसका प्रस्ताव भी बना के भेजा है कि जब तक अतिथि विद्वानों की ये इस पर समाधान नहीं हो जाएगा कि ये कैसे बाहर नहीं होंगे, तब तक इनको चॉइस फिलिंग होने के बाद भी जो सहायक प्राध्यापक जो नियुक्ति हो रही है पीएससी द्वारा, उनकी नियुक्ति नहीं होगी जब तक यह अतिथि विद्वानों की व्यवस्था नहीं निकाल दी जाती है। इसलिए हम सब आशान्वित हैं कि जब तक हमको नियमितीकरण की प्रक्रिया नहीं हो जाएगी वो हमारी व्यवस्था में बनी रहेंगे। और जो हमारे साथी कहीं भी अगर एक भी केस ऐसा हमारे प्रदेश में है कि जो कहीं किसी प्रकार से फॉलन आउट हुए हैं, वो जल्द से जल्द हमारी व्यवस्था में आएंगे, ऐसा उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। और ये कार्यक्रम अभी चलेगा या इसका समापन होगा? निश्चित रूप से आज हमारी कोर कमेटी बैठेगी और इस पर हम डिसीजन लेंगे कि जितनी भी प्रक्रिया हुई, जितनी भी हमारी बैठक हुई हैं, बातें हुई हैं और मंत्री जी द्वारा भी जो यहाँ आए हैं उन पर जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अभी बैठक के बाद हम लोग सहमति लेंगे कि इसके आगे हमको क्या करना। हमारे साथ कुछ और अन्य लोग भी हैं जो बताना चाह रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए कुछ और सच। बताइए। जी, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हमने पहली बार ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, जबकि हकीकत ये है कि पीएससी में तो पहले ही भ्रष्टाचार हो चुका था। पीएससी की जब से अपॉइंटमेंट इन्होंने निकाली उसमें कई बार संशोधन किए, कई नियमों में परिवर्तन किया गया और रिजल्ट आने के बाद भी आपने व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाया, यानी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आपने पहले ही कहा था कि हम इसको व्यापम 2 मानेंगे और इसकी जांच कराएंगे। आपने उस जांच को टोटल बंद कर दिया उस फाइल को, और आज ये श्रेय लेकर के आप जा रहे हैं कि पीएससी के लिए हम रूसा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करा रहे हैं, जो कि टोटली गलत है। और जहाँ तक मंत्री जी ने ये कहा कि हम अतिथि विद्वानों का नाम शब्द बदल देंगे, अरे जब पद ही नहीं रहेंगे तो शब्द बदलने का भी क्या फ़ायदा है। तो मेरा सीधा प्रश्न मंत्री जी से केवल इतना सा ही है कि वो अपने वचन को निभाएं और इस पीएससी की स्पष्ट जांच कराएं। पीएससी में ये पहला घोटाला नहीं है, बरसों से बीजेपी के शासनकाल से लगातार घोटाले होते चले आ रहे हैं, कभी इंटरव्यू के नाम पर और कभी डायरेक्ट भर्ती के नाम पर। तो इसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जानी चाहिए। लेकिन भाई साहब, हमने सुना मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे उन्होंने कहा था कि मैं प्रदेश का पहला मंत्री हूँ जिसने इस ऐतिहासिक चॉइस फिलिंग का काम करवाया, तो वो श्रेय लेने की पूरी कोशिश थी। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला इसी चीज़ को लेकर है, तो दोनों के बीच के अंतर को कैसे समझेंगे लोग? इसके अंतर को समझने के लिए अपन ये समझे कि इनके शासनकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी ने पूरा प्लान बनाया कि हम तो जा रहे हैं, और इतनी भागादौड़ी में उन्होंने पीएससी को आयोजित किया कि जैसे कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि सत्ता में इस बार शायद अपन आ पाएँ। तो अपने अपने लोगों को, और उन्होंने ओपन पीएससी को खोल दिया, जहां उम्र का बंधन भी बढ़ा दिया कि सीधे 44-45 साल कर दी, और ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन कर दिया। और उसमें भी उन्होंने इन लोगों को लिया कि जहां उनके खास लोग हैं,
जो किसी विशेष संगठन से संबंधित हैं, उन लोगों के लिए रातों रात नियम भी बदले गए। जब वहाँ से घोटाला चल करके आया, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बावजूद भी कई संशोधन हुए, तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब लगातार कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है। सभी लोग जानते हैं, शासन के पास भी इस बात के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि दिखावे को तो ये सब लोग अलग अलग नजर आते हैं और साथ में बैठ करके रोज खाना खाते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो बीजेपी ने किया, बोले ठीक है तुम्हारा घोटाला तुम शांत रखो, मेरा घोटाला मैं शांत रखूंगा, क्योंकि अभी डंपर घोटाले की भी जांच होनी है, वो जांच बंद हो गई, तो पीएससी घोटाले की तो बात ही क्या है। उसमें सीधे मुख्यमंत्री दागदार थे, उनकी जांच बंद कर दी, तो यहाँ तो पीएससी में कोई डायरेक्ट है ही नहीं। तो पीएससी में यदि ये जांच कराएंगे तो निश्चित तौर पर घोटाला है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ही आपको बता दूं, मैंने स्वयं ने पीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। पहली बार इंटरव्यू डायरेक्ट था, दूसरी बार रिटर्न में देकर के इंटरव्यू दिया। और जब मैंने जनसुनवाई लगाई और मेरी डायरेक्ट ऊपर लेवल पर बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि राठौर साहब आप इंटरव्यू नहीं समझते हैं क्या? तो घोटाला आज से नहीं है। पीएससी की आप 2003-4 से जांच कराइए और सबकी आप जांच कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, उनका भी कराओ, मेरा भी कराओ। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो तथ्य सामने आएंगे और शासन प्रशासन यदि सच्चा है तो वो खुल करके सामने आकर के बात करे। इस तरह आकर के गुमराह नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ गुमराह किया गया है, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। अतिथि विद्वान निश्चित तौर पर हटेंगे, ये आने वाला समय आपको बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आपने देखा, इस पूरे मामले में दोनों ही सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन सुखद बात यह है कि अतिथि विद्वान दोनों का चेहरा साफ तौर पर देख चुके हैं। और ये जो अभी मंत्री थे, ये पहले जब विपक्ष में थे तो बार बार इन्होंने ये बात बोली कि मेरे आंखों के सामने मेरी उन बहनों का केश रहित चेहरा सामने आ रहा था। तो देखना है भैया आने वाले समय में अपनी बहनों के लिए क्या काम करते हैं, या वो भी राजनीति के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करेंगे। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ।